Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now we are back again with a new series of this chapter. दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 5th है, जिसे आप लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा बोलते हैं। हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर 5 में है। हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम विजय है और आप ही पाठशाला के चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि लोकसभा का हिस्सा लेजिस्लेचर ही होता है, तो हमें ये जानना है कि लोकसभा का फॉर्म्ड कैसे होता है। दैट मीन्स अगर लोकसभा का गठन करना है तो लोकसभा का गठन किस हिसाब से होता है। देखिए लेजिस्लेचर जो होता है ना, उसके दो ही हिस्से माने जाते हैं लेजिस्लेचर के, जिसे आप पूरी तरीके से पार्लियामेंट का हिस्सा बोल सकते हैं, जिसे आप लोकसभा या साथ में राज्यसभा बोलते हैं। लेकिन लोकसभा का गठन बहुत यूनिक तरीके से होता है, हर 5 साल के अंदर होता है। क्योंकि इसमें 545 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा जो है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। ये पार्लियामेंट का निचला सदन होता है जिसमें 545 सीटों पे इलेक्शन होते हैं। तो आपको जानना ज़रूरी ये है कि इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर जनता वोट करती है, कोई वैसा बंदा नहीं। इसमें मेंबर्स ऑफ पीपल, जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं वही उन्हें राइट्स टू वोट है, वोट करने का अधिकार होता है। और वही वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में, अब दिल्ली के अंदर अगर एमएलए का चुनाव हो रहा है तो वो विधानसभा के लिए होगा, वो लोकसभा के लिए नहीं होगा। हाँ, अगर आप पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर एमपी के चुनाव की बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अंदर जाके बैठेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ना अब लोकसभा जो है ना, यहीं के अगर एमपी खड़े हो रहे हैं तो आप यकीन मानेंगे कि यहीं के ही लोग वोट करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहा तो बिहार का कोई बंदा उठ के आ जाएगा और वोट करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इट्स अ मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु एंजॉय द राइट्स ऑफ वोट। यहाँ पे जनता वहीं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा वहाँ पे जो 18 साल से प्लस व्यक्ति होता है वो वोट डालने का अधिकार रखता है और वही अधिकार का आनंद उठाता है। और जिस समय इलेक्शन होता है वहाँ पे वो वोट डालते हैं। तो टू कंडक्ट द इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम हेयर। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए दिल्ली एक शहर है तो उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। आप राजस्थान, पंजाब, बिहार कहीं पे भी रह रहे हो, आप देखेंगे कि उस पूरे क्षेत्रफल को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाएगा और उसके अंदर एमएलए या एमपी जो होते, सॉरी लोकसभा के लिए खड़े हो रहे हो तो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। दिल्ली के अंदर एट प्रेजेंट टाइम पे 70 एमपी खड़े होते हैं, वो मैंने आपको पहले 70 एमएलए खड़े होते हैं, एमपी नहीं। एमपीओ की संख्या सिर्फ 7 है, ठीक है। तो आपको पता करनी है कि आपके इलाके के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी की सीटें यूपी के अंदर होती है। ये मैंने अपनी एमसीक्यू की वीडियो की सीरीज़ में ही बताया हुआ है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो एमसीक्यू की सीरीज़ भी जाके इस चैप्टर की देख सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 545 सीटों के अंदर इलेक्शन तो होता है लेकिन सिर्फ 543 लोगों को ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि 2 जो होते हैं ना वो एंग्लो इंडियन के द्वारा चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये एंग्लो इंडियन क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एंग्लो इंडियन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि एट प्रेजेंट टाइम पे 2019 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग कौन एंग्लो इंडियन चुना गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने बताने की कोशिश करी कि अगर लोकसभा का गठन होता है तो किस हिसाब से होता है। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनी बिल। देखो वैसे तो लोकसभा के अंदर बहुत सारे बिल पास किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल, लीगल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनेंस बिल, है ना, अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे। लेकिन उनमें से धन विधेयक सबसे इम्पोर्टेंट बिल माना जाता है। अब धन विधेयक है क्या, मनी बिल है क्या, मनी बिल पे किसकी कमांड होती है, मनी बिल किससे रिलेटेड होता है, मनी बिल कहाँ पे आता है, वो सब मनी बिल के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे आर्टिकल 110 के अंदर, यानी कि जो भारतीय आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसमें मनी बिल के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। क्योंकि ये बिल पैसों से रिलेटेड है
इसीलिए ज़्यादातर ये बिल टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर इनसे संबंधित रखता है। यानी कि जो देश का पैसा है वो आने वाले 5 साल के अंदर फाइनेंशियल मिनिस्टर बताता है कि कितना टैक्सेशन पे खर्चा होगा, कितना कहाँ खर्चा हो, कितना कहाँ खर्चा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात धन विधेयक की ये है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के मिनिस्टर के द्वारा नहीं। हाँ, जब लोकसभा के अंदर मिनिस्टर इसको पारित कर देते हैं मनी बिल को अपने सदन में, तो थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए नहीं, रिकमेंडेशन के लिए ये बिल जाता है राज्यसभा के अंदर 14 दिनों के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है मनी बिल के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, तो यहाँ पे लोकसभा पावरफुल होती है, वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन मनी बिल का भी क्वेश्चन अलग से आता है। तो यहाँ पे राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है अमेंडमेंट के लिए, लोकसभा करे या ना करे वो उनके ऊपर है, क्योंकि धन विधेयक पे लोकसभा का सबसे ज़्यादा कंट्रोल देखा गया है। सो दिस इज़ अबाउट द मनी बिल क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर बताया गया है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर बच्चों को बहुतों को नहीं पता होता। राज्य की विधानमंडल क्या होती है वो जानना ज़रूरी है। देखो, एक्चुअली में जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, लेकिन उसमें 2 हाउसेज होते हैं। यानी कि लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होते हैं। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा भी है तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इसके बारे में। आप बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप विधान सभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है। यानी कि स्टेट के लेवल में सिर्फ 8 राज्यों के अंदर ऐसा होता है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, जिसे हम राज्य के विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राज्य के विधानमंडल का मतलब ये हो गया ऐसी विधानमंडल जिसमें 2 सदन होते हों, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के अधिकांश राज्यों के अंदर विधानमंडल के अंदर केवल एक ही सदन पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, पार्लियामेंट होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन माने जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गई। लेकिन आप यूपी की बात करें, या मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बिहार की बात करते हैं। अगर हम बिहार के अलावा हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, या हम बात कर लेते हैं केरल की, केरला की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ से ना सिर्फ एमएलए ही निकल के आते हैं, एमपी निकल के नहीं आते। एमपी भी अगर निकल के आते होंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एमएलसी निकल के नहीं आते होंगे। एमएलसी, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, वही होता है राज्य के विधानमंडल में। कहने का मतलब यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं स्टेट लेवल पे भी, लेकिन वो सिर्फ 8 राज्यों के अंदर ही होते हैं। तो फिर इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो विधानमंडल और विधान परिषद है ना, वो पूरी तरह से मिलके विधानमंडल बनाती है। सॉरी, विधान सभा और विधान परिषद दोनों मिलके विधानमंडल बनाते हैं, और ये विधानमंडल सिर्फ और सिर्फ 8 राज्यों के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, पौंडीचेरी का एग्जांपल ले लीजिए। वहाँ पे कभी भी आपको ना स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा आपको स्टेट काउंसिल कभी नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ स्टेट असेंबली मिलेगी। स्टेट असेंबली के अंदर एमएलए चुने जाते हैं और स्टेट काउंसिल के अंदर एमएलसी चुने जाते हैं, जैसे आप मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि राज्य के विधानमंडल के जो लोग होते हैं ना, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो हमेशा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही चुने जाते हैं। जैसे अपना राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के अंदर कभी भी जनता वोट नहीं डालती है ना। ऐसे ही ये सेंट्रल लेवल पे होता है कि राज्यसभा के अंदर जो एमपी चुने जाएंगे उसमें जनता वोट नहीं डालेगी। ऐसे स्टेट लेवल पे जो एमएलसी चुने जाएंगे उसमें जनता वोट नहीं डालेगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन भी। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो भी आपको लिंक में अवेलेबल है, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मेंशन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपको योग्यता क्या ज़रूरत पड़ेगी।
ये थोड़ा विधान परिषद और विधान जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर MLA के बारे में पूछा जाता है। MLC के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्जामिनर में, तो इसलिए मैंने MLA की पोस्ट के लिए बताया है। यानी कि अगर आपको अपने इलाके के अंदर MLA की पोस्ट के लिए खड़ा होना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। आप 25 वर्ष से आयु पे बड़े होने चाहिए। आप उस टाइम पे किसी सरकारी नौकरी के लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। आप दिमागी तौर पर बीमार नहीं होने चाहिए। आप पूरी तरीके से दिवालियापन नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पूरी तरीके से आपके पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बस दिवालियापन नहीं होना चाहिए, 25 साल पूरे होने चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रॉफिट के अंडर में किसी लाभ पद पे काम ना कर रहे हो, और बस आप भारतीय नागरिक हों। बस इस हिसाब से आप किसी भी विधान सभा में, अगर आपको सरकार मतलब पार्टी की टिकट मिलती है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको निर्दलीय भी खड़ा होना है तो भी आप अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अगर हम संसद की बात करें तो संसद की आवश्यकता हमें क्यों होती है। भाई ये क्वेश्चन तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। ये तो कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है, हमने बहुत बार देखा है पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, इसका एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला, लॉ मेकिंग। हमें लॉ बनाना है तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। टू हेल्प द पीपल टू होल्ड द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। कहने का मतलब ये होता है जनता के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं ना, वो जनता के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। इसका पूरी तरीके से जवाब देने का काम पार्लियामेंट का होता है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है पार्लियामेंट के अंदर होता है डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार सत्ता में आ गई है तो वो अपनी मनमानी करेगी, नहीं। संसद की ज़रूरत ही यही होती है कि वो सभी के काम काज को इंश्योर करता है, और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि सभी को भाषण की, सभी को स्वतंत्रता थी, और सभी को एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। सरकार अगर कोई भी गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ आप आंदोलन भी कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट की देन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको लोकसभा यानी कि आपको अगर MP के इलेक्शन के लिए लड़ना है, वो भी लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। आप 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। 25 वर्ष तो मिनिमम एज है, इससे बड़े आप हो सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, और आपका वहाँ के वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना कंपलसरी है। इस तरीके से आप किसी भी लोकसभा के इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। 5वां मैं ये भी लिख सकता हूँ कि उसको कोई भी दिवालियापन या मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 6 मैं और भी लिख सकता हूँ कि वो भाई सिंपल सी बात है, अभी जो हमने लिखा था किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है। ये 6 पॉइंट आप खुद से भी बना सकते हैं, 5 और 6, पर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, राज्यसभा। अभी आपने लोकसभा का गठन देखा था, अब आप राज्यसभा का गठन देखेंगे कि राज्यसभा का गठन होता कैसे। तो राज्यसभा के अंदर टोटल 250 पोस्टें होती है। 250 पोस्टों में से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल वेरियस फील्ड के लिए, जो बिल्कुल अच्छी फील्ड में जो महारत हासिल करके बैठे हैं, उन 12 जो व्यक्ति होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको चुना जाता है। इसको मैंने अपनी वीडियो के अंदर क्लास कैटेगरी के अंदर रखा था 12 लोगों को, कि कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में इस चैप्टर में ये भी बताया है कि एट प्रेजेंट टाइम 2019 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग कौन से नए मेंबर चुने गए हैं, तो वो भी बताया गया है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि बाकी जो सदस्य होते हैं ना, वो चुनाव में राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य की विधानसभाएं होती है वहाँ से राज्यसभा के लोग निकल के आते हैं, उसमें जनता वोट नहीं करती है। आपको ये फोकस रखना होगा। इनका कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का होता है, लेकिन अगर 260 सीटें हैं ना, तो 2/3 लोग उनमें से हर 2 साल निकलते ही रहते हैं। 2/3 लोग हर 2 साल निकलते रहते हैं, क्योंकि हर 2 साल के अंदर राज्यसभा के अंदर हमें इलेक्शन देखने को मिलता रहता है। अब ये कैसे होता है उसमें जनता को पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें जनता का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। दैट इज़ वाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि एक विधानसभा होता है, उसके अंदर अगर कोई भी सदस्य चुना जाता है, यानी कि कोई भी MLA चुना जाता है, तो चुना कैसे जाता है वो, है ना।
तो भाई सिंपल सा है कि वहाँ की विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, वहाँ के राज्य के जो लोग होते हैं, वो अपने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 18 प्लस लोग जितने भी हैं वहाँ के, वो वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद वहाँ पे बंदा चुनता है। हर राज्य की अपनी संख्या के आधार पर वहाँ पे निर्वाचन को विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो अगेन वही दिल्ली की बात कि जितने इलाके हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को बांट दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर 70 एमएलए चुने जाते हैं तो 70 कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, है ना। और हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सिर्फ केवल एक ही सदस्य चुना जाएगा एक पार्टी से। और यहाँ पर फिर चुनाव में जितने भी मतदाता होते हैं वो भाग लेते हैं और अपना जो वोटर लिस्ट होता है उसके अंदर नाम दर्ज करा के फिर वोट डालते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम होता है जिस हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। अब 8 था, अब ये 9 है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये है कि आपको बताना है कि लोकसभा जो है राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर आया है, ऑप्शन में भी आया है और फाइनल में भी आया है। तो यहाँ पे लोकसभा जो होती है ना, वो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखती है। एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से चलाने के लिए लोकसभा का इंटरफेरेंस पूरा रहता है। यहाँ पे राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। ये अभी हमने बता दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मनी बिल पे कंट्रोल हमेशा किसका होता है? लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा इसके अंदर सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। राज्यसभा के पास वो 14 दिन के लिए मनी बिल जाता तो है, अगर वो वापस नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि उस बिल को पास मान लिया जाता है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाता है लोकसभा के मुकाबले में, क्योंकि लोकसभा के लोग जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ये भी एमपी होते हैं। राज्यसभा के लोग राज्य की विधानमंडल के द्वारा चुन के आते हैं, ये भी एमपी होते हैं, पर ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं इसलिए ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारी लिस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, लोकसभा का स्पीकर। क्योंकि जब भी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, कार्यपालिका की मीटिंग होती है, तो उसमें लोकसभा का स्पीकर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी पेपर क्वेश्चन में कई बार देखा गया है एग्ज़ाम में लास्ट 15 ईयर्स के। और अगर आपको इन 10 क्वेश्चनों के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गाइड और सैम्पल पेपर का मटेरियल दिया हुआ है। आप वहाँ पे भी जाके लिंक पे आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मतलब अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने सैम्पल पेपर और गाइड बताए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं लोकसभा का चुनाव कैसा होता है। सबसे पहली जो भी सरकार जीत के आती है ना लोकसभा के अंदर, उसमें पहली ही बैठक के अंदर, लोकसभा की पहली बैठक के अंदर लोकसभा के स्पीकर को चुन लिया जाता है। क्योंकि जो बहुमत सरकार प्राप्त करके आई है उसी सरकार के अंदर से ही स्पीकर को चुना जाता है, जिसका मेन काम होता है कि जो भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कामकाज चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग चल रही है, उसकी बैठक और उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही करता है। संसद पूरी तरीके से अनुशासित तरीके से चलता रहे, इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। दैट इज़ वाई इसका मेन फंक्शन यही है। लोकसभा का स्पीकर पहली बैठक में ही चुनाव में जो भी मेजॉरिटी में सरकार जीत के आई है उसके द्वारा तय कर दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारा स्पीकर कौन है आपको ये बताना है। डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। और ये 10 क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।